हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा उन मिस्टेक्स के बारे में विच ड्रॉपर्स और यू कैन से रिपीटर्स मस्ट अवॉइड इन जेई एंड मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन। जैसा कि मैंने आपको अपने बारे में ऑलरेडी बता रखा है कि मैंने आईआईटी जेई जो क्लियर किया था वो मैंने 13 में क्लियर किया था, यानी आई ड्रॉप्ड फॉर 1 ईयर एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मुझे पता है कि व्हाट फेल्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन टाइम और क्या मिस्टेक्स मैं भी अवॉइड कर सकता था, तो मेरी परफॉर्मेंस भी पहले से इम्प्रूव हो सकती थी और मैं और अच्छी रैंक आईआईटी में लेके आता। पर काफ़ी सारी मिस्टेक्स मैंने अवॉइड की और उसी कारण मैंने आईआईटी क्रैक किया। आईआईटी में मेरी ऑल इंडिया रैंक एट दैट टाइम वाज 2419 एंड एआई ट्रिपल ई विच इज़ जेई मेंस नाउ माई ऑल इंडिया रैंक वाज 529 and in BitSet I scored 405 out of 450 marks. So that was my profile. Now let me tell you the main things. पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी सक्सेस में सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो है हमारे अंदर जो ईगो क्रिएट हो जाता है। एक 12th में हम कई बार सोचते हैं कि 12th करने के बाद कि हमें काफ़ी कुछ किसी टॉपिक का ऑलरेडी आता है, तो यू डोंट हैव टू एज्यूम दैट यू ऑलरेडी नो सो मच अबाउट द टॉपिक। अगर आपको ऑलरेडी इतना आता होता तो आपको ड्रॉप करने की रिक्वायरमेंट पड़ती ही नहीं। यानी दोबारा से तैयारी करने का मतलब है आपको टॉपिक को अगेन फ्रेश तरीके से पढ़ना होगा और पुरानी नॉलेज की हेल्प लेनी है, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए कि जो टीचर आपको दोबारा से समझा रहा है या आप दोबारा से जो चीज़ समझ रहे हैं उसमें आप नई बातों को इग्नोर कर रहे हैं और आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपको काफ़ी कुछ उस टॉपिक के बारे में आता है। तो ये जो ईगो हमारे अंदर आ जाती है 13 के दौरान, प्रिपरेशन के दौरान, ये आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हाइंड्रेंस करती है और परेशानी क्रिएट करती है। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पीसीएम की बात करें, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करें या बायोलॉजी की बात भी कर सकते हैं, तो इसमें मान लीजिए आपका फिज़िक्स जो है इट वाज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट इन 12th क्लास, लेकिन आपका केमिस्ट्री जो पार्ट है लेटेस्ट से वो वीक रहा है। अब होता क्या है, हम 13 में जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम जो अपना वीक पार्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, यू हैव टू इम्प्रूव योर वीकनेसेस। जो कमज़ोरी पिछली बार रही है वो आपकी कमज़ोरी इस बार नहीं रहनी चाहिए। लेकिन हम क्या गलती करते थे, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उसको हम कई बार नेगलेक्ट करने की गलती कर देते हैं, जैसा कि मैंने किया था। मेरी केमिस्ट्री उस समय वीक थी तो केमिस्ट्री पे मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेकिन फिज़िक्स और मैथ मेरा जो स्ट्रॉन्ग था उस पर मैंने ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। इस कारण जो मेरी स्ट्रेंथ पहले से थी उसकी स्ट्रेंथ और इंक्रीज़ नहीं हुई, इनफैक्ट थोड़ा सा डिक्रीज़ और हो गया। तो जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्ग हैं, उनको भी लगातार प्रैक्टिस में रखिए और वीकनेस को आप इम्प्रूव कीजिए। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने देखा है मेरे फ्रेंड्स को और काफ़ी स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा है, वो 13 में जब प्रिपरेशन करते हैं तो दे थिंक कि उनको सब कुछ कर लेना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते, तो वो आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक्स को भी पढ़ते हैं। ऑब्वियसली जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं ही नहीं, जिनसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाने वाला, ऐसे टॉपिक्स को करना आपके लिए इस समय पे पाप है, अपराध है, एक क्राइम है। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। सिलेबस आपको हमेशा अपने पास रहना है। जो आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, तो उसका सिलेबस प्रिंट आउट कर ले और प्रिंट आउट करके जो आपकी स्टडी टेबल है उसके फ्रंट में पेस्ट दैट सिलेबस। वो सिलेबस हमेशा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सिलेबस आप सामने चिपकाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। नहीं तो आपको दिखेगा कि जो आपको मीनिंगफुल अप्रॉक्सीमेटली 10 मंथ्स मिले हैं, उन 9-10 मंथ्स में आपने काफ़ी मंथ्स उन टॉपिक्स में वेस्ट कर दिए जो एक्चुअली सिलेबस में थे ही नहीं। तो यू हैव टू स्टडी स्ट्रिक्टली विद इन द सिलेबस। अब विद इन द सिलेबस पढ़ें कैसे, तो कैसे जाने कि कौन सी चीज़ सिलेबस में है कि नहीं, तो इसके लिए मेन जो आपका सोर्स रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, खासकर लास्ट 10 ईयर्स के, वो सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं और उनको देख के अपने को अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और किस तरह की नहीं। यानी हर घंटा जो आपको पढ़ना है, हर आवर जो आपको स्टडी करना है, उस स्टडी के दौरान ऐसा कोई भी टॉपिक आप नहीं करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो
13 में बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। मुझे भी एंग्जाइटी होती थी, परेशानी होती थी, कई बार पुराना फेलियर जो था, जो 12th में हुआ था, वो याद आता था, आईआईटी में ना होना 12th क्लास में। तो हम कई बार काफ़ी वरी करते हैं, हमको अपने फ्यूचर की टेंशन होती है, क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्मली ये लास्ट अटैम्प्ट होता है, दोबारा से हम अटैम्प्ट नहीं करते। तो हमें डर रहता है कि इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो क्या होगा, अपने पास्ट को लेके हम परेशान रहते हैं, तो नेगेटिव एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये अगर आप करेंगे तो आपका बहुत बेनिफिट होगा। यू हैव टू थिंक लेस इन दिस डायरेक्शन। जैसे भी आप नेगेटिव थॉट्स की तरफ आएँ, ऑटोमेटिकली कीप योर सेल्फ बिजी, आप अपने आप को बिजी कर लें और स्टार्ट स्टडिंग। स्टडिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन जिससे ये फियर आपका डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज़ होगा, एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और आप जैसा टेस्ट सीरीज़ में टीएस में स्कोर करेंगे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। और जो स्टडी आप करें प्लीज़ उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें। बिना इंटरेस्ट के अगर आप स्टडी करेंगे तो आप उतना अच्छा परफॉर्म कभी नहीं कर सकते। एंड दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट ट्रीट दिस एग्ज़ाम एज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। कई क्या सोचते हैं, इस एग्ज़ाम में अगर नहीं हुआ तो मैं पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, उनको क्या जवाब दूंगा। ऑब्वियसली यार, हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। हो सकता है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन उस लेवल की ना हो पाए अभी, पर एक एग्ज़ाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता है। पेरेंट्स जो सोचते हैं, पेरेंट्स जो आपके लिए ट्रीट करते हैं, आपको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, वो उनका ड्यूटी है। दे मस्ट प्रोवाइड यू द फैसिलिटीज़। हो सकता है कई बार आपने एज अ रिपीटर भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो एग्ज़ाम को उतनी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन केस आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप आईआईटी में या एनआईटीज़ में जाके भी बहुत अच्छा करेंगे। और अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हो और फॉर एग्जांपल आपको नॉर्मल कॉलेज मिलता है, तो भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर सकते। यानी इन एनी केस आप फ्यूचर में क्या करते हो उस पर डिपेंड करेगा आपका करियर ग्रोथ। तो इस एग्ज़ाम को लाइफ और डेथ का इशू मत बनाइए, नहीं तो एग्ज़ाम आपके ऊपर क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, आपको बर्डन कर देगा। और अगर आपके अंदर स्ट्रेस ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ऑब्वियसली इसको करना टफ होता है और बोलना आसान होता है, पर स्टिल कोशिश कीजिए जितना ऐसा हो सके। उसके अलावा ओवरऑल मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के साथ कि वन पर्टिकुलर एग्ज़ाम नॉट गोना डिसाइड हु यू गोना बी इन द फ्यूचर में आप क्या बनने वाले हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम से ये डिसाइड कतई नहीं हो सकता। तो इस एग्ज़ाम से इतना प्रेशर कभी आपको नहीं लेना चाहिए, और जो मैंने बोला है ये मिस्टेक्स प्लीज़ आप ना कीजिए, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आएगी, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई हार्ट। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।